प्रिय मित्रों, आपको मेरी शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ रहते हुए अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं आपके अध्ययन में अपना योगदान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 12वीं सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये कह रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट लेकर वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रारंभ में जो मुस्लिम लीग थी उसने अंतरिम सरकार में भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो अंतरिम सरकार में शामिल होती है और फिर अंतरिम सरकार में आने वाले जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं उसमें हैं जो नाम आते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो बड़ा नाम आता है वो है लियाकत अली का, जैसा कि आप देख रहे हैं विकल्प में लिखा भी है। दूसरा नाम है अब्दुल रब निस्तार का, रब निस्तार। और तीसरा नाम है जोगेंद्रनाथ मंडल का। और जो चौथा नाम है वो कौन है? आई चौधरीगर का। ये 4 मेंबर आ रहे हैं। अब इसमें जनाब लियाकत अली खान को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव में वित्त विभाग दिया गया था। क्लियर? मोहम्मद अली जिन्ना का अंतरिम सरकार में कोई भूमिका नहीं है, मतलब बाहर से तो भूमिका है ही है लेकिन डायरेक्ट इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। नवाब सलीमुल्लाह, ये तो आप जान ही रहे हो कि मुस्लिम लीग के ये संस्थापक सदस्य हैं। और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े रहे। तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा और वो है लियाकत अली। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो पहली चीज आप याद रखना कि रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज का गठन 1912 में हो रहा है। इसका गठन कौन कर रहा है? ब्रिटिश संसद कर रही है। लेकिन एक बात हमको याद रखना है कि यह कमीशन क्यों नियुक्त किया गया था। तो आप कहेंगे कि सर ये जो पब्लिक सर्विसेज है और सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है, इसी का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस आइलिंगटन। यहां हम लिख देते हैं जस्टिस आइलिंगटन का नाम, महत्वपूर्ण नाम है, ऑनरेबल जस्टिस लॉर्ड आइलिंगटन। क्लियर? और यही जो आइलिंगटन कमीशन है उसी का रियल नाम है रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी मेंबर थे, वैलेंटाइन सिरोल भी थे, अब्दुल रहीम भी थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर तो है नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं का तो आंसर हो गया। अब हमको यहां पर कुछ चीजें जानना है। देखिए, यही कमीशन है, ध्यान दीजिएगा, यही कमीशन है जिसने भारतीय सेवाओं को 2 भागों में बांट दिया था। प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास
और सेकंड क्लास सर्विस में इन्होंने बांटा था। क्लियर ना? और दूसरी चीज इन्होंने एक बात और भी कहा था, सुझाव दिया था कि जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज है इसका एग्जामिनेशन भारत में भी हो। क्लियर? अब अलग की बात है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट तो 1915 में सौंप दिया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि ब्रिटेन या पूरी दुनिया ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फंसी हुई थी। ठीक है, और ऐसी स्थितियों में ठीक है इसे लागू किया गया था 1921 में, और 1921 में आईसीएस की परीक्षा भारत में हुई। क्लियर? ये देखिए, आईसीएस का मतलब यहाँ इंडियन सिविल सर्विसेज मत करिएगा, इंपीरियल सिविल सर्विसेज है। ठीक है ना? और इंपीरियल सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत होती है, मतलब कॉम्पिटिटिव रूप में जो शुरुआत होती है, वो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत होती है। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1853 चार्टर्ड एक्ट के निर्देशों से शुरू होती है। क्लियर? और पहली बार इसकी परीक्षा ली गई थी। ठीक है, एग्जामिनेशन लिया गया था। और हम आपको यहाँ पर एक बात और भी याद रखें कि जो कांग्रेस के संस्थापक हैं ए ह्यूम साहब, वह फर्स्ट आईसीएस बैच के ही छात्र थे। ठीक है, और ये भी आप जान लें कि ह्यूम सर ये पक्षी विशेषज्ञ भी थे। ठीक है, क्लियर हो गया? और पक्षी मतलब बर्ड। क्लियर? तो आपने ये चीजें जान लिया। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया था? तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध दक्षिण के मद्रास के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राजा गोपालाचारी सर। ठीक है, क्लियर? जिन्हें मैंगो ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और यही हमने आपको इसके पहले बताया था कि ये पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था। ये भी आपको बता चुका हूं। सेकंड चीज, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इन्होंने मतभेद को समाप्त करने के लिए 1944 में ठीक है राजा जी फार्मूला भी दिया था। और आप ये भी जानते हैं ठीक है कि राजा गोपालाचारी ठीक है यह बाद में कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के और इस्तीफा दे देते हैं और अपनी एक स्वतंत्र पार्टी भी बनाते हैं। ठीक है ना? और अब हम लोग एक चीज भी याद रखेंगे कि यह पहले भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है ना? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद यही बनते हैं। क्लियर हो गया? और अब हमने और कुछ हम आपसे बातें करना चाहेंगे। देखिए, हमारी जो अगली बात होगी वो ये होगी कि आजाद हिंद फौज को बचाने के लिए ठीक है आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया था। किसने किया था? कांग्रेस ने किया था, आजाद हिंद बचाओ समिति। ठीक है, अब आजाद हिंद बचाओ समिति ने क्या किया था कि बंबई हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील भोला भाई देसाई, देखिए लिखा हुआ है, ये बंबई हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था? ठीक है, मतलब ट्रायल शुरू कराया था, मुकदमा लड़ा था। और उनकी सहायता के लिए तेज बहादुर सप्रू भी थे और जवाहरलाल नेहरू जो दिल्ली हाई कोर्ट के थे, और तेज बहादुर सप्रू ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। इन्होंने भी इनका सहयोग दिया था, लेकिन राजा गोपालाचारी ने जो है ठीक है किसी प्रकार का सहयोग देने से मना कर दिया था। क्लियर? अब हम लोग 4 देखते हैं। औड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पहली चीज कि यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। पहली बात तो आप याद रखिएगा। खैर, ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन जो चीज यहां आपको जानना है ठीक है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये कहां से शुरू होता है? तो आप कहोगे कि सर बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है, टैंक मैदान से। अब एक चीज याद रखना कि इस ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगे को फहराने वाला कौन था? तिरंगे को फहराने वाला कौन है? तो आप कहेंगे कि सर भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगे को पहली बार अनफोल्ड किया है, फहराया है किसने? औड़ा आसफ अली ने। ठीक है, और जब
बड़े नेता सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो यही अरोड़ा आसफ अली हैं जिन्होंने आंदोलनकारियों का, ठीक है, गुप्त रूप से, छिपे रूप से नेतृत्व किया था। ठीक है, वैसे इनकी डेथ 1996 में हुई थी और 1997 में इनके मरणोपरांत इन्हें देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, और वैसे तो ये ध्यान रखिएगा, इनका जो मूल नाम है वो अरोड़ा गांगुली है। ठीक है, ये आसफ अली से ये शादी कर लेती हैं, इसलिए ये आसफ अली बनती हैं ना। तो ये चीज आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, 5th। 1856 में वो कौन सी जनजाति आंदोलन था जिसने जनजाति लोगों के लिए एक भौगोलिक सत्ता को जन्म दिया था? तो देखिए, ये आंसर साफ साफ कह दिया है कि 1856 में, ठीक है, जो जनजाति आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन है? तो आप कहेंगे संथाल विद्रोह है। ठीक है, आंदोलन नहीं कहा जाना चाहिए था इसको, लेकिन चूंकि ये आईएएस का क्वेश्चन है, लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर कर देते हैं। तो देखिए, संथाल एक जनजाति है, स्पेशली झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरोध में, ठीक है, विद्रोह कर दिया था। और सरकार ने क्या किया कि इनके विद्रोह को मानते हुए, ठीक है, एक अलग ही भौगोलिक क्षेत्र में संथाल परगने का विकास किया था। ठीक है, क्लियर? और इसके जो नेता, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो संथाल विद्रोह है इसके नेता कौन है, तो इसके नेता अनेक हैं। देखिए, एक है सिद्धू है, कान्हू है, चांद है, भैरव है, ये सभी इनके नेता हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः इसमें सिद्धू और कान्हू को याद रखिएगा। क्लियर? और अब शेष विकल्प पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो बनाया गया है। तो अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। संथाल जनजाति का नेता निम्नलिखित में कौन था? अभी हमने आपको इसके पहले ही आंसर कर दिया है। ठीक है, और वो आंसर क्या आया? सिद्धू और कान्हू है। देखिए, यहाँ पर कान लिखा गया है, आप इसे कान्हू कर सकते हैं। ठीक है, कान्हू। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं 7th में कह रहा है कि प्रसिद्ध नील दर्पण नाट्य का, जिसमें नील की खेती करने वालों की व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाई गई है, उसे किसने लिखा है? तो इसके पहले भी मैंने इसकी चर्चा किया है। ठीक है, फिर भी यहाँ बता देते हैं। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा है, और नील दर्पण में नील की खेती करने वाले जो कृषक हैं उनकी दारुण दशा का विवरण दिया गया है। हरिश्चंद्र मुखर्जी की जहाँ तक बात आती है, तो हमने आपको कल ही बताया था कि ये हिंदू पैट्रियट इनका अखबार है। ठीक है, और ये भी कहा था कि इसी हिंदू पैट्रियट का जो पत्रकार है क्रिस्टो दासपाल, तो क्रिस्टो दासपाल को ही क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। शिशिर कुमार घोष से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई थी? देखिए, पीसी जोशी कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो हम इसके पहले आपको एक टेस्ट में बता चुके हैं। ठीक है, कि आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है, पायनियर मेंबर में आते हैं। ठीक है, वो अलग की बात है कि राम मनोहर लोहिया संस्थापक सदस्यों में तो जरूर हैं, लेकिन इसमें इसके स्थापना में सबसे बड़ा योगदान आचार्य नरेंद्र देव का था। यहाँ कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी? क्लियर? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्यों की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कहिएगा कि सर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो की गई है वो सर कांग्रेस के विरोध में नहीं की गई थी, अपितु तो कांग्रेस के अंदर ही की गई थी। यह कांग्रेस का ही एक अंग है, और इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को साम्यवाद की तरफ जाने से रोकने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी अवधि में थे। बिल्कुल थे। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, मतलब पहला सही है,
दूसरा कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। नहीं, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर, इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा करते थे। ठीक है, उस समय उसके अंदर जौनपुर भी शामिल था। क्लियर ना? तो इसका मतलब सेकंड हमारा गलत हो गया। आपको लिख लेना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू का कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। तो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, फूलपुर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, हम लिख देते हैं फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, या फूलपुर संसदीय क्षेत्र, जो कि आज इलाहाबाद की तहसील है फूलपुर। ठीक है, तो फूलपुर संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन मान लो ये ना दिया हो तो आप कह देना कि वर्तमान के इलाहाबाद, ठीक है, और जौनपुर, ठीक है, जिलों तक इनका क्षेत्र था। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उस समय इलाहाबाद और जौनपुर के भूभाग तक फैली हुई थी। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में नियुक्त हुए थे। देखिए, ये चीज सही है कि मोरारजी देसाई, ठीक है, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 1977 में ये पावर में आते हैं। ठीक है, और इनको सत्तासीन कौन कराता है? तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण कराते हैं। जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी कि क्या है ये, आप कहेंगे किंग मेकर हैं, और जयप्रकाश नारायण के ही सहयोग से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 1 और 3 होगा। और 1 और 3 अगर हम विकल्प को तलाशें तो ये विकल्प कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर ए, ये जो विकल्प है इसके अंदर तो नहीं है, ये है डी, 1 और 3। ठीक है, अब हम लोग 10वां देखते हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? तो आप कहोगे कि देखिए, जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है, नियमित अधिवेशन है 1906 में, ये कहाँ हो रहा है? आप कहोगे कि सर कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, यहीं पर क्या शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, और दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी की तरफ से जो भाषण पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना क्या रहे हैं? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी के ये सचिव रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्लियर? अब 11 देखते हैं क्या है। सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड का संबंध किससे था? ठीक है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से था। ठीक है, थोड़ी चर्चाएं हम आपसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहले निशान आप लगा लिए, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ने ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था 1932 में, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, लेकिन देखो, आप एक चीज याद रखना, ठीक है, ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा उन्होंने किया था या करवाया गया था? तो आप कहिए कि देखिए, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें BR अम्बेडकर लगातार, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। दलितों को हिंदुओं से अलग, ठीक है, बताते हुए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में, ठीक है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, और इसमें जो है जो शूद्र वर्ग है, ठीक है, क्लियर, तो उसको उन्होंने क्या किया था, किसमें घोषित कर दिया था? तो हिंदुओं से अलग घोषित कर दिया था, उन्हें पृथक निर्वाचन दे दिया था। गांधी जी ने धमकी दिया था रैमजे मैकडोनाल्ड को, और उसके बाद जो है पूना में ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। किसके साथ? पूना में जो आमरण अनशन होता है वह कौन कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि सर गांधी जी हैं, और गांधी जी का साथ देते हैं रजा अली। ठीक है, और अंत में, ठीक है, समझौता होता है। उस समझौते को क्या कहा जाता है? पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसी समझौते को अवर्ण सवर्ण समझौता भी कहा जाता है। अवर्ण सवर्ण समझौता भी कहा जाता है। ये चीज आपने जान लिया।
फिर आप याद रखिएगा, इसमें दलितों की तरफ से बी आर अम्बेडकर ने और सवर्णों की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और इसी पुनः समझौते के आधार पर जो है दलितों को जो है आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, परंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनको नहीं दिया गया, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र उनको दिया गया था और 148 सीटें जो है वो सीएलए में नियुक्त की गई थी। ठीक है, सरकारी सेवाओं में भी इनको आरक्षण दिया गया था। किसको? दलितों को। 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम होम रूल आंदोलन से संबंधित है? होम रूल का मतलब है स्वशासन। ठीक है, होम रूल, स्वशासन मतलब स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन। ठीक है, और जब स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन होगा तो जाहिर सी बात है हम स्वदेशी शिक्षा को अपनाएंगे और जो हमारे देश की शिक्षा है, ठीक है, उसको अपनाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और शिक्षा के रूप में हम विदेशी नहीं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करेंगे। तो ये होम रूल आंदोलन की मांग थी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? तो आप कहोगे कि सर यह डी इसका आंसर आ रहा है। फिर 13 की बात कर रहे हैं कि 13वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर सर की जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर ना? तो आप याद रखना कि जो भीमराव अंबेडकर सर है इनका जन्म कब हुआ है? तो आप कहोगे कि सर 14 अप्रैल 1891 को होता है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर महू में होता है। ठीक है ना, महू, महू कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे कि सर महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर? और ये आप कह सकते हैं कि इंदौर जिले की एक तहसील है महू। ठीक है ना, तो वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी जो हैं रामजी सकपाल, ठीक है, थे और ये ब्रिटिश फौज के एक सूबेदार थे। क्लियर? अब जहाँ तक इनकी डेथ की बात आती है तो इनकी डेथ जो है वो कब होती है? तो आप कहोगे कि 6 दिसंबर 1956 को होती है। ठीक है, क्लियर? उन्नीस सौ 56 को। और ये जो 6 दिसंबर है इसी को किस रूप में मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा इनके मरने के बाद इनको कहाँ मौत हुई थी? आप कहेंगे बंबई में हुई थी और इसके बाद यहीं पर इनकी समाधि बनाई गई और इस समाधि का नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि है। ठीक है, लेकिन हमको एक चीज और याद रखना होगा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2012 में प्रधानमंत्री कौन था देश का? तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने क्या किया था कि एक मूर्ति का निर्माण किया था। ठीक है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्लियर? आपने ये चीजें जान लिया है ना। फिर हम लोग बी आर अम्बेडकर पर और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर वहां देखते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आया? बी आएगा आंसर इसका, बी। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो डायबिटिक प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, और एक बात आप जरूर याद रखना, कभी भूलना नहीं, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन को सर अंबेडकर ने जो सुझाव दिया था उसी सुझाव पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और चूंकि ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे बी आर अम्बेडकर सर,
और इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र पर, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर लिखी गई इनकी एक बहुत अच्छी किताब है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा क्या है। वेटिंग फॉर अ वीजा लिख देते हैं हम यहां। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये क्या है? सर अम्बेडकर की आत्मकथा है ये। आगे चलते हैं, बी आर अम्बेडकर पर अलग क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई ड्यूरेंट रेखा से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन ये क्या रहे हैं? आप कहेंगे सर वाइसराय रहे हैं। और इन्होंने ही, देखिए ये लिखा हमने मार्टिमर व्हीलर, तो इन्होंने मार्टिमर व्हीलर को अपना राजदूत बना करके काबुल भेजा था। ठीक है, और ठीक है, क्लियर। ड्यूरेंट भी इनको कहा जाता है, ड्यूरेंट, इनका पूरा नाम है मार्टिमर व्हीलर ड्यूरेंट। ठीक है, या मार्टिमर ड्यूरेंट भी लिख सकते हैं, व्हीलर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्टिमर ड्यूरेंट पर्याप्त है। तो इन्होंने क्या किया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक विभाजक रेखा के रूप में, ठीक है, जो निर्धारण किया था, जो सीमा निर्धारित किया था, उस सीमा को ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। लेकिन आज ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, अपितु ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, और अब हमको एक चीज और याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर सर तो दलित थे, हिंदू थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि बी आर अम्बेडकर सर ने एक सेंटेंस कहा था कि जब मैं जन्मा था तब मैं हिंदू था और उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। क्लियर। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आखिर बी आर अम्बेडकर सर को हिंदू धर्म से इतनी नफरत कैसे हो गई थी? देखिए, हिंदू धर्म के अंदर एक खास बात आप याद रखिएगा कि अपने चाहने वालों के बीच एक दीवार उत्पन्न करता है। ठीक है, जाति और वर्ण, ठीक है, का यहाँ एक बहुत घिनौना खेल खेला जाता है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से होती है। ठीक है, वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, ठीक है, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन जाति का जो तमगा है वो उससे छूटता नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं ये किसी व्यक्ति को, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक है, वो राइट्स दे देती हैं बहुत कुछ करने के लिए, और किसी व्यक्ति को हर प्रकार के अधिकार को छीन लेती हैं, सब कुछ सहने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, जो हमारे यहाँ का डिप्रेस्ड क्लास है या दलित वर्ग है, ठीक है, या अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इनकी जो वर्तमान हालात है और आज देश के अंदर जो नफरत है, उस नफरत के मूल में बस एक बात थी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के अंदर है, इसके कारण जो है बहुत बड़ी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, हिंदू धर्म को। ठीक है, और ऐसी स्थितियों में बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था और वो क्या बन गए थे? बौद्ध बन गए थे। और उन्होंने कहा भी था एक चीज, जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे तो उस समय इन्होंने जो दलित वर्ग है, जो डिप्रेस क्लास है, ठीक है, जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि सर, हम अगर हिंदू होते तो हम अछूत क्यों होते हैं? हम अछूत कैसे हो जाते हैं? ठीक है, तो बाद में यह प्रश्न आया था कि गांधी जी ने वहां वायदा भी किया था कि लेकिन हम जल्दी हालात में परिवर्तन ला लेंगे। तब बी आर अम्बेडकर सर ने बहुत अच्छा बोलते हुए कहा था, एक अच्छा स्पीच देते हुए उन्होंने कहा था कि सर, जब कभी भी
मतलब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सर जब कभी भी धर्म या नैतिकता और अर्थ, मतलब नैतिकता, उन्होंने कहा था कि सर जब कभी भी नैतिकता और अर्थ के बीच में जंग होता है तो ऐसी स्थिति में सर, ठीक है, नैतिकता सदैव हार जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार वो हिंदू धर्म से काफी विक्षिप्त थे। ठीक है ना। और हिंदू धर्म की इन्हीं की कमियों के कारण बुद्ध भी पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म की कमियों के कारण जैन भी पैदा हुए हैं। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की इन्हीं कमियों के कारण जो है, ठीक है, देश टूटा था। ठीक है, और उसके अंदर एकता भी समाप्त हो गई थी। ठीक है ना। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। 15वां ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? तो बच्चों देखो, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है? आप कहोगे परिचय तो लिखो कि ऑल इंडिया वीमेन जो कॉन्फ्रेंस है, हमने यहाँ लिख दिया ये चीज, ये 1927 में होती है। इसके अध्यक्ष स्थापना कौन करता है? आप कहेंगे कि लेडी कजिन करती हैं। लेडी, देखिए ये मार्केट लिखा है, मार्केट नहीं होगा, मार्गेट होगा, मार्गेट कजिन। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये सहयोगिनी थी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने, ठीक है, राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद करने में अपना सहयोग दिया था। ये मसूलीपट्टनम की एक शिक्षक फैमिली से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और आप देखिए बी जो विकल्प आ रहा है, चिमनाबाई गायकवाड़ आ रहा है, तो आप कह देंगे कि सर ये ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, अध्यक्षा थी। ये अध्यक्ष लिख लीजिए। ठीक है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ये सचिव थी। और ये जो रोशनी है, इस रोशनी के बारे में भी आप जान लीजिएगा। रोशनी ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की एक पत्रिका है। ठीक है, और ये जो पत्रिका है ये 2 भाषाओं में निकलती थी, 1 और 2। ठीक है, एक हिंदी में निकलती थी और दूसरा अंग्रेजी में निकलती थी। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, तो अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो आप कह दीजिएगा कि सर स्त्रियों में और बच्चों में, ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। क्लियर। अब आइए चलते हैं 16 देखते हैं। 16 कहता है कि निम्नलिखित किताबों में कौन सी किताब एनी बेसेंट की नहीं है? डेथ एंड आफ्टर है, इन द आउटर कोर्ट ये भी है, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम ये भी है। ठीक है, एक किताब आप इनकी और याद रखिएगा, सम प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्लियर, सम प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये इनकी एक और किताब है। एनी बेसेंट एक विवाहिता थी। ठीक है, और लेकिन अपने पति से इन्होंने तलाक लेकर के तब ये भारत आई थी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि सम प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ में इन्होंने अपनी जीवन चरित्र को लिखा है। ठीक है, अब बात आती है डिकी वर्ड प्लान। तो बच्चों डिकी जो वर्ड प्लान है, पहली चीज तो थोड़ा सा ये जो टाइपिंग हुई है इसमें एक भूल कर दी गई है, तो हम लोग इस भूल को पहले सुधार लेते हैं। देखिए यह जो डिकी वर्ड लिखा गया है, डिकी वर्ड ऐसे लिखा जाएगा, डिकी वर्ड प्लान। तो डिकी वर्ड प्लान क्या है? तो अगर हम दूसरे शब्दों में कह दें तो आप कहेंगे कि सर डिकी वर्ड प्लान माउंटबेटन ने रखा था और इसलिए माउंटबेटन प्लान को ही डिकी वर्ड प्लान भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग 17 देखते हैं। 17 क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि लंदन कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसकी हम लोग व्याख्या करें। ठीक है ना, शायद हमने इस पर निशान नहीं लगाया, ये लगा लें आप। डिकी वर्ड प्लान, डिकी वर्ड प्लान किसका नाम है? माउंटबेटन प्लान का ही नाम है। ठीक है, अब हम लोग 17 देखते हैं। तो लंदन कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो सबसे पहले ये काम करो, आप आंसर कर लो। तो आंसर में क्या आएगा? सरदार पटेल शामिल नहीं थे। अब इसमें कौन शामिल हुआ था और यह कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी और कब हुई थी? तो पहली चीज देखो कब हुई, तो कब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच होती है लंदन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सितंबर है ये। क्लियर। और लंदन में हो रही है।
क्यों हो रही है, इस बैठक को क्यों बुलाया जा रहा है? तो आप कहेंगे कि सर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारण जो अमानवीय कृतियां हो रही हैं, ठीक है, तो जो मतभेद है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, उसी को समाप्त करने के लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब लंदन कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आता है? तो एक तो आप कहेंगे भारत के जो वाइसराय थे वॉवेल, वो तो थे ही थे, ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, क्लियर। तो वॉवेल हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, और इसके साथ साथ देखिए मोहम्मद अली जिन्ना है और जवाहरलाल नेहरू है, बस, ठीक है, मतलब 2 अंग्रेज हैं और ये 2 इंडियन लोग हैं। अब 18 देखते हैं, भारत विभाजन के दर्द पर लिखे गए उपन्यास में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, पिंजर अमृता प्रीतम का उपन्यास है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का उपन्यास है। इसका मतलब ये तीनों सही है। हे राम कमल हसन की मूवी है, ठीक है, भारत विभाजन पर फिल्माई गई, ठीक है, जो फिल्म है वह है हे राम, ये कमल हसन की है। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं 19वां 19 काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कराने के लिए स्कॉटलैंड पुलिस को किन मुखबिरों ने सहयोग दिया था? तो देखिए इसमें आप पहले आंसर कर लीजिएगा, ए और बी, ठीक है, और वीरभद्र तिवारी और ज्योति शंकर दीक्षित के गवाही पर ही जो है पहली गिरफ्तारी जो है राम प्रसाद बिस्मिल की हुई थी, ठीक है ना। आप और ये भी कर लीजिएगा कि काकोरी कांड का जो मुकदमा था ये लखनऊ में चला था, ठीक है ना। और अब देखते हैं बंगाल विभाजन पर निर्मित प्रथम फिल्म निम्नलिखित में क्या है? तो देखो आप आंसर कर लो, ग्रेट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ग्रेट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, यह पहली फिल्म है जो बंगाल विभाजन पर है, और इसका डायरेक्शन किसने किया है? आप कहेंगे JF मदान ने किया है। मदन कर देते हैं, JF मदन ने किया है। और देखिए जहां तक संजीवनी की बातें हैं कि संजीवनी क्या है, आप कहेंगे कि सर ये के मित्रा की मैगजीन है, के मित्रा की मैगजीन है, ठीक है। और इसके बाद है देशेर कथा। तो जहां तक देशेर कथा की बात है यह मराठी लिटरेचर है, और इसका जो लेखन का काम किया है वो है सखाराम गणेश देव शकर, क्लियर, ये देशेर कथा है, ठीक है। और सखाराम गणेश देवशकर एक ऐसे शख्स थे जो मराठी और बांग्ला दोनों को समान रूप से जानते थे, ठीक है ना। और आज इतना ही, ठीक है, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, नमस्ते।